चलिए, तो कल मैंने आपको मेंडल के जो मोनोहाइब्रिड से 3 कंक्लूजन्स आए और उससे 3 जो जिसमें से 2 से प्रिंसिपल बना और 1 से लॉ बन गया, उसको मैंने एक्सप्लेन किया। अब मोनोहाइब्रिड के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, मोनोहाइब्रिड के एक क्वेश्चन तो मैंने कल आपको प्लांट पे बताया था जो आपने बनाया भी, लेकिन कई बार मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड क्वेश्चन ह्यूमन स्पीशीज पे आ जाता है। ठीक है, तो और वो इंटरेस्टिंग भी क्वेश्चन होता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। और देखो, आप क्वेश्चन को रट्टा मारोगे तब तो फिर आपका कुछ नहीं होने वाला, आंसर रट्टा लगाओगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला। आप कंसेप्ट को समझिए, क्योंकि ऐसे एक नहीं हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं। कंसेप्ट को समझिए। तो आई थिंक आप घर पे ट्राई किए होंगे क्वेश्चन, मैंने आपको बोला था। किसी का आंसर आया? कौन कौन ट्राई किया, हाथ खड़ा कीजिए एक बार। कौन कौन ट्राई किए हैं घर पे? अच्छा, तो कुछ आंसर आया है? हमसे नहीं समझ में आया कैसे इसको करेंगे। चलिए, तो अब आप समझाते हैं। समझिए, ऐसे क्वेश्चन आपसे पहले कभी नहीं बनते थे और आप याद कर लेते थे आंसर। और आप क्या 90% बच्चे याद ही कर लेते हैं, जेनेटिक्स जैसे चैप्टर को याद कर लेते हैं, पता नहीं कैसे याद कर लेते हैं, आश्चर्य लगता है। ठीक है, समझिए, इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। इन ह्यूमन, एक एक वर्ड को तोड़ तोड़ के समझिए, हड़बड़ी की कोई जरूरत नहीं है। हम कम पढ़ेंगे लेकिन बढ़िया पढ़ेंगे। इन ह्यूमन ब्लू आईज आर रिसेसिव, तो जैसे ही ये बोला गया ब्लू आईज आर रिसेसिव टू ब्राउन, आगे पूरा लाइन क्या, टू ब्राउन, तो इसके बाद आपको आगे नहीं बढ़ना था। आप क्या है ना, आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको एक कैरेक्टर का 2 ट्रेड दे दिया, तो आपको क्या लिखना था? इधर लिखना था डोमिनेंट और इधर लिखना था रिसेसिव। जल्दी से बताओ, डोमिनेंट कैरेक्टर कौन है यहाँ पे, डोमिनेंट ट्रेड कौन है और रिसेसिव कौन है? ब्राउन। ब्राउन आई, डोमिनेंट ब्राउन ब्राउन आई डोमिनेंट और है ब्लू और ब्लू आई रिसेसिव है। तो आपने ये लिखा। अब आगे कहीं नहीं जाना है, रुक जाओ। आगे क्या है? पहले आगे का स्टेटमेंट पढ़ लो एक बार। इफ ब्राउन आइड बॉय हैव ब्लू आइड मदर एंड सिस्टर, देन फाइंड आउट जीनोटाइप ऑफ बॉय, जीनोटाइप फिनोटाइप ऑफ हिज फादर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज इन हिज नेक्स्ट ब्रदर एंड सिस्टर। तो अब आपका क्या दायित्व होता है कि सबसे पहले आप क्या करें, इस कैरेक्टर का जीनोटाइप डिसाइड करें। तो मुझे बताओ कि डोमिनेंट आई है वो ब्राउन है, रिसेसिव है ब्लू है। तो एक काम करो कि जो डोमिनेंट होता है इन जनरल हम उसी के नाम का डिजिट लेते हैं, अल्फाबेट लेते हैं उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के सारे ट्रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। याद करो, राउंड सीड तो कैपिटल आर स्मॉल आर लेते हैं, याद है? तो ऐसे ही हाइट में टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी, ड्वार्फ वाला अल्फाबेट नहीं लेते हैं। जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है ना, डोमिनेंट ट्रेट, उसी के अल्फाबेट को बताते हैं और उसी को स्मॉल लेटर से उसका रिसेसिव को प्रेजेंट करते हैं। तो मुझे बताओ, डोमिनेंट अलील कौन होगा और रिसेसिव अलील कौन होगा? अलील बोला, डोमिनेंट अलील होगा कैपिटल बी कैपिटल बी। फिर वही बात, कैपिटल बी अलील है या जीनोटाइप है? जीनोटाइप है सर। मैं अलील पूछ रहा हूं। कैपिटल बी अलील होगा और स्मॉल बी रिसेसिव अलील होगा। यस सर। अब मुझे बताओ, यही सब गलती करते हो तब क्वेश्चन नहीं समझ में आता। भाई पूछ क्या रहा हूं ये तो सोचो जरा, मैं क्या पूछ रहा हूं? मैं अलील पूछ रहा हूं। अब आप ब्राउन आई का वाले इंडिविजुअल का जीनोटाइप बताओ। डोमिनेंट है और होमोजाइगस। कैपिटल तो देखो, इसका दो हो सकता है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है, 2 केस है। होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है और ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो दोनों ही है। लेकिन रिसेसिव तो ऑलवेज क्या होगा बोलो? प्योर होगा। होमोजाइगस रिसेसिव। तो मुझे इस बेसिस पे होमोजाइगस डोमिनेंट वाले ब्राउन आई कलर का जीनोटाइप बताओ। कैपिटल बी और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट वाले? कैपिटल बी स्मॉल बी। हाँ अभिषेक, तुमको क्या हो गया है, पान खाए हो क्या आज? नो सर। कैपिटल बी स्मॉल बी। और रिसेसिव वाले? स्मॉल बी तो आपने क्या किया, बस क्वेश्चन का इतना इंफॉर्मेशन लिखा है बस, और यही आपके क्वेश्चन का राज है, यही आपके क्वेश्चन का सब कुछ है बस। अब तो कुछ नहीं है। अब क्या करना है, अब क्रॉस करा लो जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है। इफ अ ब्राउन आइड बॉय, तो एक लड़का है, लड़का के लिए मेल वाला सिंबल देंगे, ठीक है। और ब्राउन आइड बोला है, लड़का को क्या बोल दिया, ब्राउन आइड लिख देते हैं। लड़का कैसा है, ब्राउन आइड। तो मुझे बताओ, इस लड़का का जीनोटाइप क्या क्या हो सकता है, जल्दी बताओ। कैपिटल बी स्मॉल बी।
में से कुछ भी हो सकता है, अभी हमें पता नहीं है कि क्या हो सकता है, यही तो पता करना है कि इन दोनों में से कौन सा जीनोटाइप है, राइट। हम और डाल के लिख रहे हैं, हमें अभी नहीं पता है कि इन दोनों में से कौन सा जीनोटाइप है, लेकिन ब्राउन आई है तो ये पक्का है कि इसी दोनों में से कोई होगा, यस और नो। यस सर। Yes, अब sir. क्या है कि बोला है कि एक ऐसा लड़का है ब्राउन आई जिसकी मम्मी ब्लू आइड है, तो मुझे बताओ अगर ये एक जनरेशन है और इसकी मम्मी को लिखना है तो ऊपर लिखूं या नीचे लिखूं या सेम लेवल में लिख दूं? ऊपर, क्योंकि एक जनरेशन ऊपर है। तो इसकी मम्मी, चलो इसके फादर और मदर दोनों लिख लेते हैं, ये मान लो फादर होंगे और ये मान लो मदर होंगे, ठीक है। ये फादर है मेल और ये है फीमेल, ठीक है जी। अब क्या बोला है कि इसकी मम्मी कैसी है कैरेक्टर वाइज? ब्लू आइड। Recessive. Blue eye. तो इसकी मम्मी का जीनोटाइप क्या बता सकते हो? Small b, small b. स्मॉल बी कंफर्म, इसमें कोई Small. डाउट नहीं होना चाहिए, यस और नो। अब मुझे एक Yes, बात sir. बताओ, Yes. अगर ये एक कैरेक्टर है, आपको मैंने कल बताया क्या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स में याद करो, एक कैरेक्टर का एक अलील तो फादर से आता है, एक मदर से आता है, कल ही सिखाया है, याद करो। तो मुझे एक बात बताओ, इस लड़का के पास जो दो इस ब्राउन आई को रेगुलेट करने वाले जो दो अलील होंगे, वो एक पापा से आएगा एक मम्मी से आएगा, ये तो कंफर्म है, यस और नो? यस सर। तो बताओ मम्मी जो अपना गेमिट बनाएगी, मम्मी का गेमिट तो एक ही टाइप का बनेगा और वो किस टाइप का होगा? केवल स्मॉल बी टाइप वाला गेमिट बनाएगी, यस और नो? यस सर। तो मम्मी तो केवल स्मॉल बी देगी, ये तो कंफर्म है, यस और नो? मम्मी कैपिटल Yes, बी तो sir. नहीं दे सकती है ना बेटा को, नो सर। और No, मम्मी sir. अगर केवल स्मॉल बी ही दे सकती है तो मुझे बताओ इसमें और इसमें से कौन सा जीनोटाइप पॉसिबल नहीं है? Capital B ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि पापा कैपिटल बी दे रहे हो, मुझे अभी नहीं पता, वो भी अभी चेक कर लूंगा, लेकिन मम्मी कैपिटल बी तो नहीं दे पाएगी ना, क्योंकि कैपिटल बी में पापा मम्मी दोनों से कैपिटल बी आया, मम्मी तो कैपिटल बी दे ही नहीं सकती है। तो ये पक्का हो गया कि ये वाला स्मॉल बी मम्मी से आया है। तो फिर ये भी पक्का हो गया कि ये वाला कैपिटल बी पापा से आया होगा, क्योंकि लड़का ब्राउन आइड है। तो पापा का एक डिजिट तो मैं लिख दे रहा हूं कैपिटल बी, वो कैसे लिखा? यहां से देख के लिखा, यस और नो? क्योंकि लड़का अगर लड़का को स्मॉल बी आया, आपने मम्मी का जीनोटाइप से कंफर्म कर लिया, लेकिन लड़का ब्राउन आइड है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो पक्का एक लड़के के पास एक कैपिटल बी है और वो कैपिटल बी मम्मी से नहीं आया तो पापा से ही आया होगा, ये तो कंफर्म है। चलो यहां तक आपने लिख लिया। अब अगला स्टेप क्या हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? एक एक स्टेप में सिखा रहा हूं, आगे इतना आराम से नहीं सिखाऊंगा, याद रखना। अब क्या बोला है कि उसी लड़का की बहन, वो भी ब्लू आइड है, तो मुझे बताओ बहन को मैं इसी लेवल में लिखूं या इसके ऊपर लिखूं या इसके नीचे लिखूं? तो इसी लेवल में। इसी लेवल में लिखूं, क्योंकि उसी जनरेशन की उसकी बहन है। तो लो मैं बहन लिख दे रहा हूं। और बहन कैसी है फिनोटिपिकली? ब्लू आइड। तो क्या बहन का जीनोटाइप आप बोल सकते हो डायरेक्टली? यस सर। स्मॉल बी। अब मुझे बताओ कि आपने लड़का का फिनोटाइप देख के एक जीनोटाइप तो आप कंफर्म कर दिए कि पापा का कैपिटल भी एक अलील तो पक्का होगा क्योंकि बेटा गोदी है। तो उसकी बहन का जीनोटाइप देख के क्या आप एक और अलील यहां फिलअप कर दोगे? चलिए बताओ। यस सर। Yes, sir. क्योंकि मम्मी इस बेटी को मम्मी ने एक स्मॉल बी पक्का दिया होगा, ठीक है। तो फिर Yes. बेटी को एक स्मॉल बी कहां से मिला? एक स्मॉल बी कहां से मिला? पापा से मिला। पापा तो से। ये वाला स्मॉल पापा बी पापा से मिला, ये वाला स्मॉल बी पापा से मिला। बस हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप देख लो। अच्छा अभी आपका दो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या था? जीनोटाइप ऑफ बॉय। बॉय का जीनोटाइप बोलो जल्दी से। कैपिटल बी स्मॉल बी। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ हिज फादर। फादर का जीनोटाइप क्या है? कैपिटल बी स्मॉल बी। और जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होगा जल्दी बोलो? ब्राउन आइज। Brown eye. ब्राउन आइड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्राउन आइज इन हिज नेक्स्ट ब्रदर एंड सिस्टर। तो अब उसके लिए इसको भूल जाओ, ये थोड़ी अपना भाई बहन पैदा करेगा, इसका भाई बहन तो इसके माँ बाप पैदा करेंगे। तो इसके माँ बाप को अलग से फिर क्रॉस कराते हैं। आ जाओ इधर लिख लेते हैं नीचे, या फिर एक काम घुचड़ू हो जाएगा, इधर आ जाओ, इधर लिख लेते हैं। ये पापा हैं और ये मम्मी है। तो मुझे बताओ ये पापा है मम्मी है। हाँ पापा कितने टाइप के गेमिट बना सकते हैं जल्दी बताओ? दो टाइप के। कौन कौन? कैपिटल B. और मम्मी कितने टाइप के गेमिट बना सकती है?
एक एक टाइप एक ही टाइप का। तो अब यहाँ पे इस कैपिटल बी को एक प्रोबेबिलिटी है कि वो इस स्मॉल बी के साथ फ्यूज करे, और एक स्मॉल बी की प्रोबेबिलिटी कि वो इसके साथ फ्यूज करे, कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। चलो अगर एक कैपिटल बी स्मॉल बी आया तो फिनोटाइप क्या आएगा जल्दी बताओ? ब्राउन आइज। ब्राउन आई ब्राउन आइज, और इसका ब्लू आइज, ब्लू। ब्लू अब आई मुझे बताओ कि यहाँ पे टोटल कितना पॉसिबिलिटीज है? 50-50%। नहीं नहीं, 50-50 टोटल कितना 50%। ऑफस्प्रिंग हम ये पूछ रहे हैं। 2 ऑफस्प्रिंग तो उसमें से तो- हर का कितना पॉसिबिलिटी है, हर किसी एक का कितना पॉसिबिलिटी है? 1/2 या 50%? 1/2 यस सर प्रोबेबिलिटी बोलेंगे तो 1/2 परसेंटेज पूछेंगे तो 50%, लो 50% 50%। और 50%। ठीक है, अब हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर हो गया कि अच्छा अब वो नेक्स्ट लड़का होगा लड़की होगा इसका भी कुछ यहाँ पे नहीं, लड़का लड़की कैसे डिसाइड होता है वो सब आगे आपको बताया जाएगा जेनेटिक्स में। बस है, बच्चा है, इतना ही सफिशिएंट है, चाहे लड़का हो कि लड़की हो। यहाँ ये नहीं पूछा गया कि लड़का और लड़की के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये बोला गया है कि जो नेक्स्ट ब्रदर या सिस्टर आएंगे या ब्रदर सिस्टर दोनों आए जो भी आए उसका ब्राउन आइज आने का पॉसिबिलिटी कितना है ये पूछा गया है। तो ब्राउन आइज चाहे लड़का हो उसका भी पॉसिबिलिटी 1/2 ही होगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी एट ए टाइम लड़का लड़की दोनों पैदा हो जाएगा, वो तो रेयर केस होता है, जनरल सोचना है हमको पहले। तो अगर मान लो कि लड़का पैदा हो रहा है तो लड़का में चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, लड़का में ब्राउन आई आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2 ही है। अगर ये लड़की ये बच्चा लड़की पैदा होगी तो उसमें भी ब्राउन आई आने की प्रोबेबिलिटी जो 1/2 ही है। अगर इसी तरीके से हम ब्लू आई का पूछते तो उसका भी आंसर सेम ही होता। अब बोले क्वेश्चन समझ में आया? अभी भी किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो जल्दी से। नो सर। किसी को दिक्कत है स्क्रीनशॉट लेना ले लो, मैंने सॉल्व कर दिया है। अब ऐसा नहीं कि हम एक बार सॉल्व कर दिया आपको समझ आ गया घर जाके चूड़ी पहन के बैठ गए तो जिंदगी भर चूड़िए पहनते रह जाइएगा, कभी समझ नहीं पाइएगा साइंस को। साइंस चूड़ी पहन के बैठने वाला नहीं होता है, दिमाग लगाने का होता है। यहाँ घर पे जाके उसको दोबारा करना होता है। सर बना दिए, सॉल्व कर दिए, हो गया, आंसर आ गया, रट लेंगे, हो गया, फिर तो जिंदगी ऐसे ही चल रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आपको समझ आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप कीजिए, मैं आपको समय दे रहा हूँ 5 मिनट का। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, आपके सामने स्क्रीन पे। ला रहा हूँ। चलो करो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। मैं आपको समय दे रहा हूँ, 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, जैसे बताया वैसे ही करो। यस सर हाँ, जिसका बन गया आंसर में ले, आंसर अगर सही हो तो चलिए, जिसका नहीं बना वो देखिए, जिसका नहीं बना वो देखिए, और जिसका बना वो स्टेप देखिए। क्या स्टेप यही था? क्योंकि कई बार तुक्का से भी आंसर सही आता है और गलत स्टेप से भी आंसर सही आ जाता है, लेकिन वो चीजें आगे दिक्कत करेगी। और ये लास्ट ईयर हो चुका है। वो आपके बैच की जो निधि कुमारी थी आपके बैच की नहीं, पिछले साल के बैच की, वो एक बार एक क्वेश्चन पे ये भी था, नवीन वगैरह सब भी था, उस टाइम ऑफलाइन चल रहा था क्लास, एक क्वेश्चन पे अड़ गई कि हम तो ऐसे ही करेंगे और मेरा आंसर आया है। वो मान ही नहीं रही कि उसका तरीका गलत है। मैंने उसको कहा कि ठीक है तुम ये तरीका अपना और मैं तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, इस तरीके से आंसर निकाल के दिखा दो। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कहानी, उसका आंसर सही था, उसका एक अपना स्टेप था, वो मुझे बताइए एक्सप्लेन की, वो उसका अपना स्टेप था। मैं उस स्टेप को क्यों गलत कर रहा हूं? क्योंकि उसका मेरे पास ऑथेंटिक रीजन था। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि आप जो भी अगर कोई स्टेप क्रिएट करो तो वो स्टेप गलत ही हो, नहीं, मैं पहले उस स्टेप को एक बार क्रॉस चेक करूंगा, ये स्टेप किसी दूसरे इसी टाइप के क्वेश्चन पे एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर आपका एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आपका कोई पर्सनल स्टेप लग गया और आंसर आ गया, दैट मीन्स ये नहीं कि आपका वो स्टेप सक्सेसफुल है, नहीं। अगर आपका वो स्टेप उस टाइप के सारे न्यूमेरिकल पे लग रहा है तब आपका वो स्टेप मानेंगे कि एक नया इन्वेंशन है, एक नया कुछ है, हम भी उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं कि कई बार आप गलत स्टेप से भी आंसर सही ले आए और खुश हो रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ये बात में खास करके जेनेटिक्स में तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा आप मैथमेटिक्स में भी देखते होंगे कि कई बार बच्चा अपना एक तरीका बना लेता है जुगाड़, तो वो जुगाड़ का लिमिटेशन होता है फिर, इसलिए समझिएगा ध्यान से। फिर से वही बात, यहां बोला गया है राइट हैंडेडनेस डोमिनेट है, तो यहाँ पे क्या करो, राइट हैंड डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये है डोमिनेंट, डोमिनेंट कैरेक्टर है। और रिसेसिव कैरेक्टर क्या है? लेफ्टी, जिसको कहते हो आप लेफ्ट हैंडेडनेस।
अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि राइट हैंड में जो वर्किंग प्रोटीन होता है, जो आपको फिजिकली ज्यादा स्ट्रेंथ देता है, राइट हैंडेड में देता है। किसी किसी का उल्टा भी हो जाता है, अगर आप बचपन से लेफ्ट हैंडेड को ज्यादा यूज कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा प्रोटीन बनने लगता है, राइट में कम बनने लगता है, तो वो लेफ्ट हैंड से ज्यादा करता है। लेकिन राइट हैंडेडनेस होता है वो ज्यादा स्ट्रेंथ देता है, ठीक है, तो इसलिए राइट वाला जो है डोमिनेंट है। अब मुझे बताओ कि राइट वाला अगर डोमिनेंट है तो डोमिनेंट अलील क्या होगा? इसको किस लेटर से अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करोगे? जल्दी बोलो। कैपिटल आर। और रिसेसिव को स्मॉल आर। राइट हैंडेड वाले पर्सन के पास तो दो पॉसिबिलिटी है, क्या क्या है जल्दी बताना। कैपिटल आर एक होमोजाइगस और एक हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। दो पॉसिबिलिटी है आपको, इसका तो खैर एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या? होमोजाइगस रिसेसिव। इसका तो एक ही। अब जीनोटाइप बताओ, इसका जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल आर, इसको होगा कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका होगा स्मॉल आर। ये सब चीजें धीरे धीरे आपको फ्रिक्वेंट हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये तो आ गया क्वेश्चन का डाटा। अब क्वेश्चन वाला क्या बोलता है तो उसको देखते हैं। बोला है कि एक ऐसा आदमी जो राइट हैंडेड है, तो पहले तो मेल बना लो, क्योंकि आदमी बोला है, मेन बोला है, मेन, तो वो मेल होगा। और बोला है कि वो राइट हैंडेड है। वो कैसा है? राइट हैंडेड है। तो मुझे बताओ राइट हैंडेड का क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा जीनोटाइप, जल्दी बताओ। कैपिटल आर अब इस दोनों में क्या है ये अभी हमें पता नहीं है, पढ़ते हैं आगे। क्या बोला है? राइट हैंडेड हुज मदर वाज लेफ्ट हैंडेड। इसकी मदर, इस आदमी की मदर, तो इसी लाइन में लिखूं या इसके ऊपर या नीचे? इसके ऊपर। तो इसके ऊपर इसकी मदर के बारे में इधर मैं लिख रहा हूं। इसकी मदर होगी अपनी और इसकी फादर, इसके फादर होंगे। फादर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम इसमें इंटरेस्टेड अभी नहीं है, जरूरत पड़ेगा तो लिख लेंगे। इसकी मदर कैसी है? लेफ्ट हैंडेड। अगर बोल दिया लेफ्ट हैंडेड तो क्या आप इसका जीनोटाइप डायरेक्ट लिख लेंगे? यस सर। तो इसकी मदर का जीनोटाइप देख के क्या आप उसके बेटा का जीनोटाइप क्लियर कट बता देंगे? यस सर। क्या होगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। क्यों होगा? क्योंकि मदर एक स्मॉल आर तो पक्का देगी बेटा को, और अगर कैपिटल आर है तो मदर के पास कैपिटल आर वाला गैमेट ही नहीं है, फिर ये लड़का इसका है ही नहीं। अगर इसी का बेटा है तो ये वाला गैमेट, तो ये वाला जीनोटाइप तो उसके बेटे का नहीं हो सकता है, क्योंकि मदर एक स्मॉल आर जरूर देगी। हाँ, इससे ये भी पता चल रहा है कि फादर इसको कैपिटल आर दिया है, तो इससे ये भी पता चला है कि फादर पक्का राइट हैंडेड होगा। अब वो होमोजाइगस होगा, हेटेरोजाइगस होगा, उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है। अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन में तो देख लेंगे, लेकिन चूंकि नहीं पूछा गया तो हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हम उस पे फोकस नहीं कर रहे हैं। तो ये तो हो गया इस लड़का की कहानी। अब कल को इस लड़का का शादी हो रहा है, और किससे शादी हो रहा है? देखो यहाँ पे क्या बोला है, हैंडेड मैरिज विद अ लेफ्ट हैंडेड ओमेन। एक ऐसी लड़की से शादी कर रहा है, तो मुझे बताओ ये लड़की से शादी कर रहा है तो मैं उसको इसी लाइन में लिखूं या अलग लाइन में लिखूं, ऊपर या नीचे? नीचे सेम लाइन। नहीं, बहन हो, भाई हो, वाइफ हो, ये सब एक ही लाइन में आएंगे। जेनरेशन सेम है, आपकी बहन और आपकी वाइफ का उम्र में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। जेनरेशन की बात हो रही है, जेनरेशन सेम है तभी तो शादी हो रहा है सभी का, लगभग 1-2 साल ऊपर नीचे में है। जेनरेशन सेम है, हम सेम लाइन पे सेम जेनरेशन रखते हैं। तो अगर उसकी वाइफ को रखना, हाँ ये अलग बात है कि पिछली वाली क्वेश्चन में जब मैंने भाई और बहन लिखा था ऐसे, तो उसके बीच में ऐसा क्रॉस नहीं लगाया था। उस क्रॉस का मतलब होता है दोनों के बीच में मैटिंग, भाई बहन में मैटिंग नहीं होगा। आया समझ में? एक ही लाइन में लिखेंगे, लेकिन अंतर क्या है कि अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस करेंगे और उसकी वाइफ का जीनोटाइप और फिनोटाइप यहाँ पे लिखेंगे, ये उसकी वाइफ है। हाँ, वाइफ के बारे में क्या बोला? लेफ्ट हैंडेड। पहले बोल दिया कि लेफ्ट हैंडेड है वो। चलो, अगर वो लेफ्ट हैंडेड है तो क्या आप उसका जीनोटाइप डायरेक्टली बता सकते हैं? यस सर, स्मॉलर। यस सर, स्मॉलर। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या बोला है कि उसकी वाइफ के फादर, यानी कि इस लड़का का ससुर, उसके वाइफ के फादर वाज राइट हैंडेड। चलो लिख लेते हैं इसके फादर, इसके बीच में बाउंड्री लगा रहे हैं, दोनों अलग अलग परिवार है। इसके फादर मदर दोनों होंगे इसके फादर का कुछ बोला गया है तो लिख लेते हैं। कहाँ है? फादर वाज राइट हैंडेड। इसके फादर के बारे में बोला गया है कि वो राइट हैंडेड हैं। उस फादर वाज राइट हैंडेड। देन फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ
हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कुछ दिमाग लगा रहा था, ठीक है। हाँ, देन फाइंड आउट प्रोबेबिलिटीज ऑफ, क्या बोला गया लास्ट में, राइट हैंडेडनेस एंड लेफ्ट हैंडेडनेस इन हिज चिल्ड्रन। ठीक है, अभी तो बच्चे का करा लेंगे। तो मुझे बताओ वाइफ और हस्बैंड का जीनोटाइप आपको क्लियर है, वो तो हम करा लेंगे। लेकिन पता है अभी मैं क्या सोच रहा था कि अगर ये लड़की जो है, उसकी वाइफ जो है लेफ्ट हैंडेडनेस है और उसके पिताजी राइट हैंडेडनेस है, तो ऐसा पॉसिबल कैसे हो गया? कोई बता सकता है ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है? पिताजी Yes, तो sir. हाँ बताओ। Yes, sir. जब उनका हेट्रोजाइगस डोमिनेंट रहेगा सर, कैपिटल आर स्मॉल आर। यही मैं सोच रहा था कि ऐसा पॉसिबल। तो इसका मतलब राइट हैंडेडनेस में भी दो पॉसिबिलिटी है, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस। लेकिन ये पक्का है कि होमोजाइगस नहीं होंगे, क्योंकि अगर ये कैपिटल आर होंगे तो इसको दो स्मॉल आर मिलना चाहिए, तो इसका फादर ये नहीं होंगे, इसके फादर ये होंगे। अगर क्वेश्चन में उसके फादर का भी जीनोटाइप पूछा जाए तो क्वेश्चन और खूबसूरत क्वेश्चन बनेगा। तो उसके फादर का जीनोटाइप ये होगा पक्का। रही बात उसकी मदर का, तो मदर का पता नहीं, क्योंकि उसके मदर का फिनोटाइप नहीं बोला गया है। लेकिन ये पक्का है कि उसकी मदर या तो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट रही होगी ये वाली, या तो रिसेसिव होमोजाइगस रही होगी। वो होमोजाइगस डोमिनेंट तो नहीं रही होगी। ये बात कितनों को पल्ले पड़ा? फिर से रिपीट कर रहा हूं, चलो सभी को पल्ले पड़ ही गया, फिर क्या समझ। उसकी मदर भी इस दोनों में से कोई रहेगी, क्योंकि इसको दो आर स्मॉल आर चाहिए। तो ये सब तो हो गया उसके फादर मदर का पार्ट। अब बोला गया है क्या कि उसके बच्चे में राइट हैंडेडनेस और लेफ्ट हैंडेडनेस का प्रोबेबिलिटी बताइए। तो मुझे बताओ कि ये कितने प्रकार का गैमेट बनाएगा हस्बैंड? दो। और ये कितने प्रकार की बनाएगी? एक। अब करा लो क्रॉस, कि ये दोनों जब क्रॉस करेगा तो कैसा आएगा, राइट या लेफ्ट? राइट। और ये दोनों जब क्रॉस करेगा तो कैसा आएगा? लेफ्ट। प्रोबेबिलिटी 1/2 बस हो गया, यही आंसर था। अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। मैं क्वेश्चन में बार बार ये नहीं लिख रहा हूं, मेरे कॉपी में लिखा हुआ नहीं है। क्यों नहीं लिखा हुआ है? क्योंकि जब आप भी इस चैप्टर को 3-4 बार पढ़ लेंगे, न्यूमेरिकल लगा लेंगे, तो आप इस चीज को मन ही मन जोड़ लेंगे। कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है बार बार ये सब चीज। अगर आपको लिखना है तो आपके सामने स्क्रीनशॉट है, आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी तर्ज पे। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ। चलो ये वाला क्वेश्चन आप कर लो जल्दी से। इस क्वेश्चन को मैं एक बार रीड करके समझा देता हूं, इसमें एक इंफॉर्मेशन आपको देना है इसलिए। इफ द फर्स्ट साइड ऑफ अ नॉर्मल पैरेंट इज एल्बिनिक, then what will the probability of their second child will be albinic? तो एक्चुअली ये एल्बिनिज्म एक डिसऑर्डर है, और ये डिसऑर्डर तब होता है जब रिसेसिव केस, मतलब होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन प्रेजेंट हो। होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन प्रेजेंट हो तब डिजीज होता है। यानी कि आप कह सकते हैं स्मॉल ए केस में डिजीज होता है, ठीक है। और कैपिटल ए केस में डिजीज नहीं होता है, और कैपिटल स्मॉल ए में भी डिजीज तो नहीं होता है, लेकिन एक अलील उसका कैरियर यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। ये मैं आपको हिंट दे दिया हूँ, न्यूमेरिकल लगाइए जल्दी से। चलिए आइए मैं आपको बता देता हूँ ये वाला, फिर इस टाइप के न्यूमेरिकल और जो आएंगे वो आप पढ़ना। चलो मैंने पहले बोला कि एल्बिनिज्म, एक मिनट रुक जाइए सर, हो गया बस। 25% आ रहा है। चलो अब समझो, अब हो गया, बहुत प्रयास कर लिए। मैंने पहले बता दिया कि एल्बिनिज्म एक होमोजाइगस रिसेसिव डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर का सिम्टम्स वगैरह हम चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे, डोंट वरी। लेकिन मैंने आपको अभी हिंट भी दे दिया था कि होमोजाइगस रिसेसिव डिसऑर्डर में जो देखो जीनोटाइप तो डिप्लॉइड में 3 ही हो सकता है, कि जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए। तो पता है इस केस में हम इसको बोलते हैं कि ये नॉर्मल जीनोटाइप वाला पर्सन है, नॉर्मल पर्सन होगा, और ये होगा डिजीज्ड, इसको डिजीज हो गया होगा, क्योंकि रिसेसिव केस में ही डिसऑर्डर होता है। और इस पर्सन को हम बोलते हैं नॉर्मल, फिनोटिपिकली तो नॉर्मल होगा, डिजीज इसको हुआ नहीं है, बट कैरियर, क्योंकि इसके पास एक अलील है उस डिजीज को कॉज करने वाला, ठीक है। तो अब आप क्या कीजिए, इधर देखिए, जो लोग प्रयास कर रहे हैं इधर देखिए, टाइम खत्म हो चुका है। बोला गया एक नॉर्मल पेरेंट है, तो बता नॉर्मल पेरेंट का जीनोटाइप, पेरेंट नॉर्मल बोला है, पेरेंट बोला है, तो चाहे वो मेल हो पार्टनर, चाहे वो फीमेल सेक्स पार्टनर हो। पेरेंट मतलब अब दोनों सेक्स पार्टनर बनेंगे तभी वो बच्चा पैदा कर सकते हैं।
तो मेल पार्टनर हो या फीमेल पार्टनर हो पेरेंट में, मैं क्रॉस करा दे रहा हूं, मतलब मैटिंग हो रहा है, दोनों को मिला के पेरेंट बोलते हैं। और नॉर्मल है, अगर नॉर्मल है तो मुझे बताना ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, दोनों ही नॉर्मल है, तो जीनोटाइप क्या हो सकता है मेल और फीमेल का, क्या हो सकता है पहले बताओ। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए और कैपिटल स्मॉल ए दोनों हो सकता है, मैं ये पूछ रहा हूं। क्या है वो आगे पता चल जाएगा, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इन दोनों ने मिलकर जब पहला बच्चा पैदा किया, फर्स्ट बच्चा पैदा किया, फर्स्ट चाइल्ड, तो बोला गया कि उनका पहला बच्चा एल्बिनिक आ गया। लड़का है लड़की है पता नहीं, पहला बच्चा एल्बिनिक आ गया, ये बोल दिया गया है कि पहला बच्चा एल्बिनिक आ गया। तो जल्दी से मुझे बताओ कि बच्चा का पहला बच्चा का जीनोटाइप क्या रहा होगा। स्मॉल ए स्मॉल ए। तो उसके पहला बच्चा का जीनोटाइप देख के आप फादर मदर का जीनोटाइप का डिसाइड कर पाओगे? यस सर, यस सर। पक्का ये होगा और ये नहीं होगा, क्योंकि इसके बच्चा में एक स्मॉल ए फादर से आया होगा, एक स्मॉल ए मदर से आया होगा। पक्का है कि फादर भी हेटेरोजाइगस रहा होगा और मदर भी। फादर और मदर दोनों रिसेसिव क्यों नहीं रहा होगा, कोई बता सकता है? क्योंकि यहां नॉर्मल लिखा है। नॉर्मल है तो कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए ही हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। स्मॉल ए की तो संभावना ही नहीं है। लेकिन फिर अगला बच्चा एल्बिनिक आ गया, तो ये एक होना जरूरी है दोनों ही पेरेंट में, तो ये नहीं हो सकता है। ऐसे ही न्यूमेरिकल अप्रोच लगाते हैं जेनेटिक्स में। अब ये पक्का हो गया कि उसके फादर मदर का ही जीनोटाइप है, तो अगला बच्चा पैदा करवाना है। तो भैया एक बात बताइए कि जब ये बच्चा पैदा होगा तो पता है एक्चुअल में ये बच्चा आ तो गया, लेकिन इस दौरान और भी बच्चे आने की प्रोबेबिलिटी थे, नॉर्मल भी और कैरियर की। तो कैसे? तो आपने क्वेश्चन के हिसाब से तो मदर फादर का जीनोटाइप ऐसा निकाल दिया। अब एक काम करो कि उनका शादी एक बार अच्छे से करवा के देखो। कैपिटल ए स्मॉल ए ये क्या है? फादर है। स्मॉल ए सॉरी कैपिटल स्मॉल ए ये क्या? मदर है। मुझे बताओ जल्दी से कि ये कितने टाइप के जीनोटाइप बनाएंगे, जल्दी बताओ। दो। मेल गैमेट भी 2 प्रकार के और फीमेल गैमेट भी 2 प्रकार। अब संभावनाएं क्या है कि ये कैपिटल ए इससे फ्यूज करे तो कैपिटल ए आएगा, ये इसके साथ फ्यूज करे तो कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा, ये इसके साथ फ्यूज करे तो कैपिटल ये इसके साथ फ्यूज करे तो कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा, और ये इसके साथ फ्यूज करे तो स्मॉल ए आएगा। अब मुझे बताओ जल्दी से, ये कौन हो जाएगा? नॉर्मल। ये दोनों क्या हो जाएगा? नॉर्मल बट कैरियर, नॉर्मल बट कैरियर। और ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? एल्बिनिक डिजीज। अब मुझे बताओ, ये जो पहली बार जब उन्होंने शादी करके पहला बच्चा पैदा किया, तो क्या ये चारों बच्चा पैदा होंगे, या ये 4 नहीं यानी कि 3 है, ये 3 टाइप के बच्चे पैदा होंगे एक ही बार में? ये तीनों प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है। ये ह्यूमन एक बार में 4 बच्चे कैसे पैदा कर सकता है? नॉर्मली तो एक बार में 4 बच्चे पैदा नहीं हो सकता ना। 1 मिनट रुक जाओ, अरे बीच में मीटिंग कर गया, जल्दी से समझो। फादर और मदर का ये जीनोटाइप आ गया था, यस और नो। तो पहली जनरेशन में इससे कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए आने की संभावना थी, और तीनों का अगर तुम प्रोबेबिलिटी रेशियो देखोगे तो 1:2:1 में ही आ रहा था, ठीक है। तो कोई एक ही बच्चा आएगा, और उन्होंने कह दिया कि पहली जनरेशन में ये वाला बच्चा आया है। तो मुझे बताओ, जब वो शादी तो उन्होंने सेम ही किया, जब दूसरी बार जब वो बच्चा करेंगे तो अगेन ये 3 प्रोबेबिलिटी होगी या नहीं होगी? अगेन ये तीनों प्रोबेबिलिटी, यस सर, जिसमें से कि इसकी आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, क्योंकि यहाँ पे टोटल तो 4 है ना। कैपिटल स्मॉल ए 2 बार है, तो और कैपिटल स्मॉल ए 1 बार है, तो 1/4 प्रोबेबिलिटी होगी, चाहे वो फर्स्ट केस में एल्बिनिक बच्चा हो या सेकेंड केस में एल्बिनिक बच्चा हो। फिर कैरियर का पूछे तो 2/4 बोलते, एकदम नॉर्मल का पूछते तो फिर उसका भी 1/4 ही बोलते, यस और नो। तो इस तरीके से, और एक बार में चारों बच्चा पैदा नहीं हो जाएगा चारों प्रोबेबिलिटी वाले ह्यूमन में, रेयर केस है, ठीक है। नॉर्मल सोचो पहले, जब तक ना बोले वो रेयर केस। बोलो ये न्यूमेरिकल आ गया सभी को समझ में? जल्दी हाथ खड़ा कर दो, आ गया तो यस सर। चलिए सभी को आ गया। अगले मीटिंग में मिलते हैं, और अगले मीटिंग में देखते हैं मेथड्स ऑफ ग्रेविटी फॉर्मेशन। आइए अगले मीटिंग में।